स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज की टॉपिक हमने उल्लिखित कर रखी है तंत्रिका तंत्र पार्ट 2, जिसका मतलब पहला वीडियो आपके सामने आ चुका है। और मैं ये मान के चलता हूं कि पहला वीडियो आपने भली भांति देखा होगा, अध्ययन किया होगा। बार बार मैं कहता भी रहता हूं आपसे कि क्रमबद्ध अध्ययन करें आप। वो अध्ययन आपको इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस तरीके से काम करें जिससे आप पूरी तरीके से अपने आप को मैच्योर बना सकें, आपके अंदर वो विश्वास पैदा हो सके। इसलिए मैं ऐसा आपको बार बार कहता रहता हूं। बहरहाल अब आप समझें तंत्रिका तंत्र पार्ट 2 की हम शुरुआत करें। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले एपिसोड का रिकैप दूंगा। जो इसका पहला पार्ट है, उस पार्ट में हम लोगों ने क्या बात जाना था, तो थोड़ा सा चर्चा मैं उस पर ज़रूर कर देता हूँ। वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का बना था मस्तिष्क। हम लोगों ने सारी बात अगर की है उस पहलू में, यानी तंत्रिका तंत्र के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक मस्तिष्क है, दूसरा मेरुरज्जु है और एक लास्ट जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहेंगे। इतना ही है इस तंत्रिका तंत्र के सिलेबस में, ये मान के चलें। अब जो मस्तिष्क है इसके बारे में हम लोगों ने जो जाना है, थोड़ा सा रिकैप देता हूँ जिससे आपका वो दोहराव हो सके और आप अपने प्रश्नों को पुनः आकलन कर सकें। तो ठीक है, मस्तिष्क के 3 पार्ट हमने लिखा हुआ था, एक अग्र मस्तिष्क और एक मध्य मस्तिष्क और एक लास्ट लिखा था। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि आप वो जान चुके हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने वीडियोज देखा है। पश्च मस्तिष्क, तो ये चीज़ अग्र मध्य और पश्च, ये 3 पार्ट जो हमने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है, इन पर चर्चा किया गया था। अग्र मस्तिष्क में हमने बताया था कि इसके भी अलग अलग पार्ट हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक लिखा था हमने सेरिब्रम, दूसरा लिखा था थैलमस, हाइपोथैलेमस और एक लिखा हुआ था घ्राण पिंड। अब आप समझ जाएं यहाँ से, ये जो रिकैप मैं आपको दे रहा हूँ, जो पिछले वीडियो का सार निचोड़ आपको बता रहा हूँ, उसका बड़ा महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा, इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ। ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है मैंने इसको, इसका सारा कुछ मसला इस टॉपिक से भी रिलेटिव है, इसलिए जोड़ा हुआ मैंने इसको। सेरिब्रम का काम क्या था आपको बताया था, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, जो आपकी चेतना, आपका पढ़ना लिखना, आपका बोलना, आपका समझना, सब कुछ कहाँ से संचालित होता है, सेरिब्रम से, ये बात बताया हमने। थैलमस जिसे हमने कहा ये हमारा एक्सटर्नल जानकारी देगा, यानी बाहरी जानकारी देता है। जैसे हमें गर्मी का एहसास हो रहा है, हमें ठंडक महसूस हो रही है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें थैलमस बताता है। हाइपोथैलेमस हमें इंटरनल जानकारी देता है। इंटरनल का मतलब हमें दुख है, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी, हमें अंदर से तकलीफ़ है, हम किसी चिंता में पड़े हुए हैं और उसके सहारे हम एक पीड़ा महसूस कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का एक जो लेखा जोखा है, जो विवरण प्रस्तुत करने वाला है, जो नियंत्रण रखने वाला है, वाकई में वो है हाइपोथैलेमस। तो आप समझ पा रहे हो कितना महत्वपूर्ण है इसकी अच्छाइयों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। वाकई में ये बहुत ही अच्छी पॉइंट हमारे सामने रखता रहता है। एक महत्वपूर्ण कार्य में इसका आपको और बता दूं, अगर आपने वो चीज़ पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया है तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं। इसे हम लोग सुप्रीम कमांडर कहते हैं। सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है ज़रा समझ जाएं। सुप्रीम कमांडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। पीयूष ग्रंथि पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। और आपको पता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। सोचना ज़रा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं, उन ग्रंथियों पर नियंत्रण किसका है, पीयूष का। इसलिए पीयूष को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये जो मास्टर हैं, इनका भी कोई मास्टर है, यानी उनका नियंत्रण किसके अंदर है, हाइपोथैलेमस करता है, उन पर नियंत्रण करता है। इसीलिए हम लोग इसे सुप्रीम कमांडर कहते हैं। तो सीधे शब्दों में ये प्रश्न आपके सामने आपका एग्जामिनर आपसे कर सकता है। वो कह सकता है कि मस्तिष्क के किस भाग को सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। तो मस्तिष्क के आप समझ सकते हैं हाइपोथैलेमस वाले हिस्से को
सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। इस बात को आप स्टार बना के नोट कर लें, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं मान के चलता हूँ कि आप नोट कर चुके हैं, इसलिए इसे नोट कर लें। मध्य मस्तिष्क में हम लोगों ने बात की थी, एक हिस्सा लिखा था कार्पोरा और एक हिस्सा लिखा था सेरिब्रल। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ सेरिब्रम है, वहाँ सेरिब्रल है। और जो कार्पोरा था, यहाँ हमने लिखा था आँख और कान। आँख और कान पर नियंत्रण किसका है? मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा हिस्से का। ये क्लियर है। और सेरिब्रल किस पर नियंत्रण रखता है? तो मेरु रज्जु पर इसका नियंत्रण होता है। क्लियर है? ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि मेरु रज्जु जो हमारी रीढ़ की हड्डी, इस पर नियंत्रण किसका है? तो इस पर नियंत्रण है सेरिब्रल का। मेरु रज्जु वाकई में मेरुदंड के अंदर होता है, ये रीढ़ की हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी के अंदर वाला हिस्सा जो है वो है मेरु रज्जु। क्लियर है बात? पश्च मस्तिष्क में हमने कहा था सेरिबेलम और एक हिस्सा लिखा हुआ था मेडुला। सेरिबेलम का काम क्या था? सेरिबेलम का काम था आपके तमाम प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को संतुलित करना। हमने यहाँ उदाहरण भी दिया था, शराबी व्यक्ति संतुलन में आ जाए, वो काम किसका है? सेरिबेलम का। और मेडुला का काम हमने कहा था श्वसन और पाचन को नियंत्रित करने वाला हिस्सा मेडुला है। तो जी हाँ, ये रिकैप है उस पूरा पिछले वीडियो का, तंत्रिका तंत्र पार्ट 1 का। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अभी आपसे बोला कि इसका जुड़ाव, यानी इस टॉपिक का जुड़ाव आपके आज के पहलू से है, आज की टॉपिक से है, इसलिए मैंने इतनी चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो अब वो चीज़ आप समझें कि वो जुड़ाव कैसे है, तो मैं इस चीज़ को अब इतना हटा दूं और अब आपको यहीं से मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा और आप अपने नोटबुक पर इसे छापने का प्रयास करेंगे और उससे कहीं ज़्यादा अपने दिमाग में इसे जगह देने का काम करेंगे। ये बात आप ध्यान रखें और बहुत ही सीरियस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैंने आपसे बार बार कहा है, एकदम आप फ्री माइंड से चीज़ों का अध्ययन करें। आप हमसे जुड़े हुए हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको हमेशा ये यकीन दिलाता रहता हूँ कि आपको YouTube चैनल के इतिहास में बिल्कुल अलग करके मैं दूंगा। सारी टॉपिकों को अलग करके मैं देने का प्रयास करता रहता हूँ। बस आपका मोटिवेशन हमें चाहिए, बस आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें चाहिए, बस ये ऊर्जा हमें देगा, हमारे चैनल को देगा। तो आप अब समझें यहाँ से कि मेडुला जो हमने लिखा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है मेरु रज्जु। यही मैं कहना चाहता था और यहीं से आज की जो टॉपिक है उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि मस्तिष्क का दूसरा भाग यानी तंत्रिका तंत्र का दूसरा हिस्सा हमें मेरु रज्जु के रूप में पढ़ना है। ये पहले हमने लिखा था मस्तिष्क और दूसरा मेरु रज्जु और तीसरा तंत्रिका कोशिका। ये समझ जाएं आप, ये 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं तंत्रिका तंत्र के, और जिसमें से अब ये आपके सामने दूसरा पहलू आ चुका है जिसे हमने इंगित किया है किस नाम से? मेरु रज्जु के नाम से। और आपको ये पता भी चल पाया है कि मेरु रज्जु किससे जुड़ा हुआ है, ये बात आप जान पाए होंगे। तो क्लियर है, अब ये बात आप यहाँ से समझें। अब तो हमने जिस चीज़ की बात की, जिस मेरु रज्जु की बात की, वो मेडुला से जुड़ा हुआ है। और अब समझें कि मेरु रज्जु की एक थोड़ी सी संरचना कुछ आप ऐसे समझ लें कि मेरु रज्जु पुरुषों में इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में थोड़ी कम 42 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ मैं पुरुष लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर स्त्री लिख दे रहा हूँ। इस बात से आप तो अब भली भांति समझ चुके हैं। मेरु रज्जु की लंबाई पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा की थोड़ी ज़्यादा होती है। ये जो मेरु रज्जु है, एक ये ढांचे में किसके? रीढ़ की हड्डी के अंदर है ये मेरु रज्जु, और इसे हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। इस बात को ध्यान देते रहिएगा, अन्यथा आप एग्जाम में गलत कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देना, जो मेरु रज्जु है मेरुदंड है, दोनों में अंतर है। मेरुदंड का मतलब हड्डी की बात हो रही है और मेरु रज्जु का मतलब उस मस्तिष्क के, उस तंत्रिका तंत्र के दूसरे पार्ट की बात हो रही है। मेरु रज्जु को ही तो दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान देना। मेरु रज्जु को ही दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। इस बात को भी अभी मैं प्रमाणित करके आपको दूंगा, समझना जरा।
ये मेरुदंड के भीतर है। 45 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर का मसला आप समझ पाए होंगे। हम लोग तंत्रिका तंत्र का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, दूसरे पार्ट पर हम लोग चल रहे हैं, मेरुरज्जु के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ये बात क्लियर है। अब आप समझें जरा, तो इस मेरुदंड का काम क्या है ये जरा समझें। और पहले तो मैं इसकी संरचना की ही बात कर लेता हूँ। और मेरुदंड जो है ये ड्यूरामेटर एरेक्नाइड और एक है पायामेटर। ये 3 पार्ट मैंने लिखा है, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड, पायामेटर, ये तीनों ही झिल्लियां हैं। और जिसे हम लोगों ने मस्तिष्क पढ़ते समय मेनिनजेज लिखा था। जिसमें सूजन आ गई तो मेनिनजाइटिस हो गया था, याद आया? जिसमें सूजन आ गई तो मेनिनजाइटिस हो जाएगा। हम उसी झिल्ली की बात कर रहे हैं। तो समझना, हमारा जो मेरुरज्जु है वो मेरुदंड के अंदर है, यानी उसके ऊपर ये मान के चलें सुरक्षा कवच लगा है। जैसे हमारा मस्तिष्क क्रेनियम बॉक्स के अंदर है, सुरक्षा कवच के अंदर है, ठीक वही सुरक्षा कवच यहाँ इसे मेरुदंड देता है। सुरक्षा कवच की आवश्यकता भी है। अभी आप इसके कार्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर हाँ, इसे जेड सुरक्षा देनी चाहिए, Z+ देनी चाहिए, क्योंकि वाकई में इनका काम ही ऐसा है। तो वो सुरक्षा शरीर ने इन्हें दे रखा है। आप कह सकते हैं वो संरचना आप देखिए, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड, पायामेटर नामक 3 झिल्लियाँ हैं जो इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। और ये मस्तिष्क के साथ भी यही झिल्ली थी। समझना, जो हमारा मस्तिष्क है उसके जो चारों तरफ झिल्ली लगी हुई है, जिसके अंदर वो मस्तिष्क हमारा मिलेगा, अर्थात जो जिसकी सुरक्षा ये तीनों झिल्लियाँ करती हैं, वही तीनों झिल्लियाँ यहाँ आकर के हमारे मेरुरज्जु की सुरक्षा करती हैं, जिसे मेनिनजेज कहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य बस इतना था कि ये मस्तिष्क में भी हैं, ये समझें। यानी जो क्रेनियम बॉक्स इस तरीके से बनाया हुआ था, हमने इसके आसपास जो झिल्ली आपको बताई हुई थी, ये वही झिल्लियाँ हैं। और अब समझें, ये झिल्लियों का काम क्या है? ये पोषण देंगी, इसे पोषण देंगी, उत्सर्जन करेंगी वर्ज्य पदार्थों का। ये क्लियर है। एक महत्वपूर्ण काम और इनका है, ये इसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये सारा काम ये वही करेंगे जिस तरीके से ये मस्तिष्क के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। क्लियर है? यहाँ कोई संकोच नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बिल्कुल आसान कर दिया हमने। अब आपको बता दिया कि हमारा मेरुरज्जु कहाँ है, आप संरचना समझ पा गए होंगे। हम तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू मेरुरज्जु की बात कर रहे हैं। आपकी ये हेडिंग होनी चाहिए। हमने इसे दूसरा मस्तिष्क कहा, इस बात को हम साबित करके ही रहेंगे। साबित वो कैसे करेंगे? अब समझना जरा, ये इनका काम क्या है। इनका काम ये है कि आप समझ जाइए कि जब हमारा मस्तिष्क बहुत ही बिजी यानी व्यस्त हो, मस्तिष्क जब बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, बहुत ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि वो किसी कार्य का निर्वहन कर रहा होता है। हमने आपके परीक्षा का एक एग्जाम्पल दिया था और बताया था कि जब आप किसी परीक्षा में बैठे हैं, किसी एग्जाम में बैठे हैं, तो उस समय आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा बिजी होता है और अचानक आपको कोई पीछे से इस तरीके से चुभा दे कोई चीज़, तो आप एक बार चौंक जाएंगे। होता है ऐसा? तो वो जो अचानक आपने झटका महसूस किया है, अचानक वो जो फील आपके अंदर आया है, वाकई में वो कहाँ से आया है? इसका मतलब साफ है, मस्तिष्क ने थोड़ी देर के लिए अपना कंट्रोल आपके शरीर से हटा करके पूरा फोकस आपके उस मनोवैज्ञानिक क्वेश्चनों पे, प्रश्नों पर कर दिया था। और अचानक किसी ने आपके शरीर को टच कर दिया तो आप पूरे तरीके से हिलडुल गए। इसका सीधा मसला क्या था? इसका सीधा कारण क्या था? इसका सीधा कारण ये था कि उस समय सारी जिम्मेदारी मस्तिष्क ने इस अपने उप मुख्यमंत्री को दे दिया था। जैसे एक आप कहते हैं DM ADM, तो वही मसला है। ये सबसे बड़े हैं और ये जब बिजी होंगे तो इनके कार्य दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? ये मेरुरज्जु करेगा। तो ये कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब अचानक कोई चीज़ आपके शरीर में चुभाई गई, जब मस्तिष्क बहुत बिजी था, तो आपको झंझनाहट महसूस हुई। तो वो इसलिए क्योंकि सारी तंत्रिकाएं अचानक एक्टिव हो जाती हैं और मस्तिष्क को सूचना पहुंच जाती है। मस्तिष्क तुरंत जाग जाता है, अरे भाई आपसे एक काम भी संभाला नहीं जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मस्तिष्क जब बिजी होगा तो कार्य दायित्व किसको मिलता है? इनको,
कि आप शरीर का संचालन करें, तो जब कार्यदायित्व इन्हें मिला है तो इसीलिए हमने इन्हें दूसरा मस्तिष्क कहा है। कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए कि इन्हें दूसरा मस्तिष्क क्यों कहा है, क्योंकि ये जिम्मेदारी निभाते हैं जब मस्तिष्क हमारा बिजी होता है। ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है? अब हम कुछ इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर और भी चर्चा कर लेते हैं। मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण काम क्या है वो आप स्टार बना के लिखेंगे। इसका कार्य है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो अब आपके सामने आपके स्क्रीन पे मैं ये चीज़ लगा चुका हूँ, ये बात आपके सामने मैं उल्लिखित कर चुका हूँ कि अब आपको बिल्कुल सकुचाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। और बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो आप प्रतिवर्ती क्रियाओं को ही नहीं जान रहे हैं। अब आप समझें पहले कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहेंगे, तब तो उस पर नियंत्रण जान पाओगे, है कि नहीं। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये होता है जब किसी कार्य का आप संपादन कर रहे हैं, उसके रिवर्स में कोई जवाब आप देने लगें अचानक, तो वो प्रतिवर्ती हो जाएगा। सपोज करिए आप कि ये हाथ किसी जलती हुई आग के लौ में चली जाए तो हम उसे तुरंत हटाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। संवेदना सेंसरी नर्व ले जाएगी मस्तिष्क में, मोटर नर्व तुरंत हमें ये बात बताएगी। इस बात को सुनते रहिएगा, क्योंकि आगे मैं फिर इन्हीं सेंसरी इन्हीं मोटर नर्व की बात करने वाला हूँ। इसलिए मैंने कहा मेरे द्वारा बोले जाने वाले हर शब्द का महत्व तो आपके साथ जुड़ा होगा और सारी चीज़ें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी। तो जैसे ही इस तरह आप समझ लो, जैसे मैं इस तरीके से खड़ा हूँ और अचानक मैं ऐसे ही अपना हाथ पीछे करूँ और यहाँ ये चीज़ बहुत गर्म हो, जो मेरे पीछे हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो या आग जल रही हो, और मैं उसे महसूस न कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ या मैं कोई और काम कर रहा हूँ। अचानक मेरी उंगली वहाँ गई और हम तुरंत उस चीज़ को हटाएंगे, और मैं ये बार बार सोचूंगा कि मैंने उसे देखा भी नहीं फिर भी मैंने हटा लिया। हुआ कि नहीं हुआ? आप कई बार ऐसा करते हैं कि बगैर किसी चीज़ को देखे ही आप उसके रिवर्स में जवाब देते हैं, यानी आपका मस्तिष्क को कहता है कि आप हटाइए, अरे गलत है भाई, कहाँ रख रहे हो हाथ, आप जल जाओगे, ये आपका मस्तिष्क आपको बता देता है, यानी रिवर्स में वो हम काम कर जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जब हम किसी कार्य के संपादन के जवाब में अपना दूसरा कार्य संपादित कर देते हैं। अर्थात आप अब ये बात समझ रहे हैं कि अचानक कोई आपको, आप यहाँ इस तरीके से खड़े हुए हैं, अचानक आपके हाथ पर कोई चीज़ चुभ जाए, आप उसे देख ना रहे हो, फिर भी आप अपने हाथ को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटाएंगे। इसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। समझना जरा। अब मैं आपको वो एग्जाम्पल दूंगा, ये आपको डरावने एग्जाम्पल लगे होंगे, लेकिन अब वो सहज एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। समझना जरा। आपके सामने लाजवाब भोजन रखा हो, आपके सामने लाजवाब भोजन रखा हो। लाजवाब भोजन का मतलब उसमें वो संपूर्ण चीज़ें हों जो आप हमेशा अपेक्षा करते हैं। तो आप उस भोजन को सुन करके तो लार आ जाता है मुख में, बहरहाल उस भोजन को देखने के बाद आपके मुख में लार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। यही प्रतिवर्ती क्रिया है। काम कुछ और करना था, भोजन खाना था, लार आने का क्या मतलब था? नहीं। तो भोजन उस खाने की प्रतिक्रिया के रूप में हमें क्या मिल गया? लार मिल गया, वो है। दूसरी बात समझें, जैसे आप किसी भी, यानी हमने आपसे कह दिया लार का आना, लार का आना कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया। एक बात और समझ लो, प्रतिवर्ती क्रियाएं हमेशा अनैच्छिक होती हैं। ये ज़्यादातर आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं होंगी, ज़्यादातर अनैच्छिक ही मानी जाएंगी। बहरहाल अनैच्छिक क्रियाओं का सिलसिला आगे है, अभी यहाँ समझें, क्योंकि जिससे आप जवाब प्रतिवर्ती क्रिया का भली भांति दे पाएँ। तो लार का आना हो जाए, यानी भोजन को देख करके आपके मुख में लार आ जाए, किसी ऐसी वस्तु को सुन करके आपके मुख में लार आ जाए। जैसे मैं अभी आपसे बार बार ये बात कह दूँ कि जब भी आपका मन करे लार आपके मुख में लाना हो, तो आप कम से कम जिस तरीके से राम राम करते हैं उसी तरीके से आप लगातार कंटिन्यू छेना 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 ऐसे करते रहें, तो वाकई में वो लार आपके मुख में आ जाएगा। ज़रूरी है वो भोजन को सुन करके आ जाता है, देखने के बाद तो बिल्कुल आएगा, ये सबके आता है। तो लार आना। दूसरी बात, आप धूप में जा रहे हैं, अचानक आपकी पलकों का झुक जाना, या धूप से अंदर आना, फिर आप कुछ अचानक देख नहीं पाते हैं,
ये सारा मसला किस पर निर्भर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का, यानी पलकों का झपकना। पलकों का झपकना वो तब कब? जब धूप ज़्यादा हो। जब धूप ज़्यादा होती है आपकी आंखें अपने आप नर्वस हो जाती हैं, और हम लोग नर्वस तंत्र ही तो पढ़ रहे हैं। आंखें नर्वस हो जाती हैं। जब आंखें नर्वस हो जाएंगी इसका मतलब झुक जाएंगी, पलकें झुक जाएंगी, तो उसी को तो हम प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो लार का आना और आंखों का बंद होना यानी पलकों का झपक जाना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। अर्थात आप समझ पाए हैं, किसी गर्म चीज़ को जो हम देख नहीं रहे हैं उसको टच करने के बाद हमारे हाथों का अपने आप वहाँ से हटना, यही प्रतिवर्ती क्रिया है। क्योंकि मैं अपना हाथ वहाँ ले जा रहा था, लेकिन जवाब क्या हुआ? हटाओ यहाँ से। ये प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी मस्तिष्क तुरंत ही आपसे बोलेगा गलत है, ये रिवर्स हो जाइए, रिटर्न हो जाइए। आ रही बात समझ में ना? अब समझें एक महत्वपूर्ण उदाहरण, ये तो आपको ज़रूर समझा देगा, मुझे पूरा विश्वास है ये चीज़ आपको यकीनन समझ में आ जाएगी। एक नायक एक नायिका, और नायक और नायिका आपसे मैं कहूँ तो आपको बिल्कुल ही एहसास हो जाएगा। आप आज के ज़माने में उसे प्रेमी और प्रेमिका करके समझ लीजिए। तो हम कह रहे हैं एक नायक और नायिका, दो लोगों का ये मामला हो। नायिका नायक के पास फ़ोन करे। नायक का फ़ोन करना उतना उचित नहीं होगा क्योंकि वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं माना जाएगा। ज़रा सोचना, नायिका फ़ोन करे नायक के पास और उससे कहे हेलो हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब सोचो ज़रा नायक का क्या हाल होगा। नायक तो पागल हो जाएगा खुशी से, और वो सोचेगा कि अरे ये तो अद्भुत है। वो भगेगा, जाएगा, और सोचना रास्ते में बरसात होने लगे। रास्ते में बरसात होने लगे, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो क्या नायक रुक जाएगा? नहीं ना। मस्तिष्क एक तरफ उसे रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाएं उसे रोकने नहीं देंगी, अर्थात वो बढ़ता ही चला जाएगा। किस लिए? क्योंकि उसे अपने नायिका के पास जाना है। वो ये सोच करके अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ चलता रहेगा। इसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जब हम किसी कार्य को संपादित नहीं करना चाहें फिर भी प्रतिवर्ती क्रियाएं उन चीज़ों को करवाएं, या आपको वो चीज़ विश्वास ही ना हो, ये समझ लें मस्तिष्क का इस पर कोई जोर नहीं चलता। मस्तिष्क का जोर नहीं चलता, यानी मस्तिष्क ये चाह करके भी इसे नहीं रोक पाता है। जैसे अगर ये मैं चाह लूँ कि आग में मेरी उंगली पड़ी रह जाए तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। तो मैं उस, आप खुद सोचिए, वो नायक क्या उस प्रेमिका से मिले बगैर रह सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क का जोर नहीं चलता, और वो नायक नायिका के पीछे जरूर जाएगा और वो वहाँ जरूर पहुँचेगा। ये प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं। यानी आप ऐसे भी कह लें, मित्र को बुलाए, एक दोस्त अपने दोस्त को बुलाए, और वाकई में दोस्ती गहरी हो तो संवेदना उसे रोक नहीं पाएंगी। और कई बार आप ऐसा भी काम करते हैं, जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो आप चलते चले जा रहे हैं, जबकि अभी आपको अखबार पढ़ना था। तो जो हम रिवर्स, किसी क्रिया के रिवर्स में काम कर जाते हैं, उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मैं ये मान के चलूँ कि आप इस बात को भली भांति समझ पाए होंगे। तो वही प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण किसका होता है? हमारे मेरुरज्जु का होता है। और मेरुरज्जु पर नियंत्रण किसका होता है? ये समझे जरा। हमने कहा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? हमारे दूसरे मस्तिष्क पर नियंत्रण कौन करता है? तो आप कहेंगे सर हमारे दूसरे मस्तिष्क पर नियंत्रण करने वाला हिस्सा कहाँ मिलेगा आपको? मध्य मस्तिष्क में मिलेगा, जिसे हम लोगों ने सेरिब्रल बोला है। तो मस्तिष्क तो इन्हें भी संचालित करेगा, इनके भी रूपरेखा को बनाएगा। अन्यथा तो प्रतिवर्ती क्रियाएं इतनी भयानक हो सकती हैं कि आदमी पता नहीं क्या कर जाए। लेकिन मस्तिष्क का नियंत्रण होता है एक निश्चित सीमा, एक निश्चित हद तक जाते जाते वो आपको समझा ही ले जाएगा। आपकी तंत्रिकाएं आपके अंगों को रोक ही ले जाएंगी कि ये भैया बहुत गलत काम करने जा रहे हो, छत पर से कूदना और फांसी लगाना ये बहुत गलत काम है, वो रोक ले जाएंगी। तो ये बात क्लियर हो गई है। तो मैं मान के चलता हूँ कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का मसला आप समझ पाए। मेरुरज्जु को दूसरा मस्तिष्क क्यों कहा जाता है, इस बात को समझ पाए। मेरुरज्जु कहाँ मिलेगा आपको, किस तरीके से व्यवस्थित मिलेगा, इस बात को हमने आपके सामने पूरी तरीके से पुष्टि करके रख दिया है। क्लियर है ये बात? तो अब मैं मान के चलता हूँ इस चीज़ का, चाहे आप तो स्क्रीनशॉट लेना, मैंने इसे थोड़ा सा गंदा कर दिया है, बहरहाल आप बड़ी सफाई के साथ काम कर सकते हैं।
तो आप इसे स्क्रीनशॉट के रूप में समाहित करें या फिर अपने साथ कॉपी या नोटबुक पर जो भी आप कर रहे हैं उस पर समाहित कर लें। तब अब बात करते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र पाठ के जो तीसरा हिस्सा है, यानी हम लोगों ने मस्तिष्क के बारे में जाना है, मेरुरज्जु के बारे में जाना है, अब हम लोग जानेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो पहली बात तो अब ये तीसरा हिस्सा है, इस तंत्रिका तंत्र को 3 पार्टों में हम लोग पढ़ सकते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में ये बात बता रखी है कि तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है, जहाँ मस्तिष्क, मेरुरज्जु और ये तंत्रिका कोशिका मिलकर के किसी कार्य का संचालन कर रहे हैं, उन्हें हम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत समाहित करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक छोटा सा फिगर कुछ इस तरीके से समझ लें, और इसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, और हम ये फिगर कुछ इस तरीके से बना दे रहे हैं, और आप ये मान के चलें कुछ इसी तरीके से होती है ये तंत्रिका कोशिका। और ये इधर बटन जैसी संरचना है, फिगर में कुछ त्रुटि है, वो बात की बात है, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं हमारा काम है समझना, बाकी फिगर वगैरह तो आपके मस्तिष्क में आप किसी भी नोटबुक से देख करके कर सकते हैं। अभी हमारा काम बस समझने का है। और मैं यहाँ से फिर से एक कुछ इसी तरीके की संरचना बना दे रहा हूँ, वो भी ये इसलिए क्योंकि अभी मैं इस चीज़ की बात फिर करूँगा। अब यहाँ कुछ इस तरीके की जो लाइनें हो जाएंगी, यहाँ भी ऐसे, और यहाँ भी कुछ इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी पे एक फिगर बना लेंगे, जिससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो आसान हो जाएगा। और ये इसे कहा जाता है डेंड्राइन। डेंड्राइन, यही वो डेंड्राइन है जिसके माध्यम से सूचना एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जाती है। अब इसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि आप इस फिगर को देख लें और अपने नोटबुक पर छाप दें। क्लियर है ना बात? क्योंकि अब ये बार बार एक एक पॉइंट लिखोगे ज़्यादा हो जाएगा ना फिर आपके लिए। डेंड्राइन जो है ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका को सूचना पहुंचाता है। आपको पता है कि तंत्रिका कोशिकाएं बहुत होंगी, और क्या ऐसा थोड़ा कि एक ही कोशिका सारा काम कर रही है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे ही तो ट्रांसफ़र होगा ना संवेदना, और वो जाने का काम होगा। तो डेंड्राइन ये काम करेगा, ये सारी डेंड्राइनें हैं। अब समझिए, इसे हम लोग कहते हैं, ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है साइटोन, और इसे कहा जाता है एक्सान। एक्सान के आपने फिगर में देखा होगा, तो ऐसा करके देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक हल्का सा प्रयास आपके साथ ऐसे ही कर दे रहा हूँ, और आप ये बात जान लीजिएगा कि ऐसा कुछ फिगर होगा, ये गैपिंग करके रहता है, और ये जो है ये बना होता है वसा का। तो कभी भी एग्जामिनर ये जाने कि एक्सान के ऊपर जो आवरण है वो किसका है, तो आप कहिए वसा या लिपिड का आवरण होता है। एक्सान को ये सुरक्षा प्रदान करता है, एक्सान इसके बीच में सुरक्षित रहता है, वसा और लिपिड इसे पोषण देते रहते हैं। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो वसा, एक्सान, ये आप समझ गए, एक्सान के ऊपर वसा का ये आवरण होता है, साइटोन हो गया। और अब आप समझें तो हमने डेंड्राइन, साइटोन, वसा ये लिख दिया। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो कि हर कोशिका में होता है, आप इस बात को जाने रखें, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कोशिका थोड़ी सबसे भिन्न होती है, सबसे अलग होती है, और इसमें केंद्रक तो होगा, ये केंद्रक है, और यहाँ छोटे छोटे कण पाए जाएंगे इस तरीके से। और ये जो छोटे छोटे कण हैं इन्हें कहा जाता है निसल्स। निसल्स के कण, निसल्स के कण, इनका काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो निसल्स के कण करते हैं, जो तंत्रिका कोशिका में मिलते हैं। क्या ये अन्य कोशिका में मिलते हैं? क्या ये सामान्य कोशिका में मिलते हैं? नहीं। सामान्य कोशिका में इनके स्थान पर राइबोसोम होता है, ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम होता है इनके स्थान पर, और राइबोसोम का भी काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्लियर है बात ना? तो दोनों प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। निसल्स का जो कण है यह भी करता है प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम का भी काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो मैं आशा करता हूँ इस फिगर के माध्यम से आप ये सारी जानकारी हासिल कर पा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ लिख दूँ, जहाँ दो कोशिकाएँ जुड़ती हैं, वाकई में जुड़ी नहीं होती, इनके बीच में गैप होता है, लेकिन ये संवेदना एक दूसरे के पास डेंड्राइन बहुत ही तेज़ी से पहुंचा देता है। इसके पास वो क्षमता होती है
कुछ इस तरीके से नहीं जुड़े होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, लेकिन फिर भी संवेदना इस तंतु के माध्यम से उस तंतु के पास बड़े आराम से पहुंच जाती है। तो ये जो जहाँ जुड़ रही हैं, यानी दो तंत्रिकाएं जहाँ आपस में जुड़ती हैं, उस हिस्से को कहा जाता है सिनेप्स। इस बात को ध्यान देना, दो तंत्रिका कोशिका, ये आप लिख भी सकते हैं, तंत्रिका कोशिका प्लस तंत्रिका कोशिका, यानी जहाँ ये जुड़ेंगी, जिस जगह ये जुड़ती हुई प्रतीत होंगी, प्रतीत होने का मसला ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एकदम जुड़ी नहीं होती हैं, तो जहाँ ये जुड़ती हुई प्रतीत होती हैं उस भाग को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। ये क्लियर है? और मैं आपसे ये बात कर लूँ कि सबसे छोटी तंत्रिका कौन है और सबसे बड़ी तंत्रिका कौन है, तो कस्टिनासूल, आप लिख सकते हैं इसे भी, कस्टिनासूल ये सबसे बड़ी तंत्रिका है, सबसे बड़ी, और कपाल तंत्रिका सबसे छोटी है, कपाल तंत्रिका सबसे छोटी है। क्लियर है बात ना? तो कस्टिनासूल तंत्रिका सबसे बड़ी तंत्रिका है, वो आपको यहाँ आपके कमर से लेकर के पाँव तक का जो मसला है वो इसका है, और इससे बड़ी कोई तंत्रिका नहीं है। और कपाल तंत्र का मतलब जो आपके मस्तिष्क की सूचना आपके आँख तक, आपके आँख की सूचना आपके मस्तिष्क तक पहुँचाती है, हम उस तंत्रिका की बात कर रहे हैं, वो सबसे छोटी है। क्लियर है बात? तो आप इस बात को नोट कर लें, तंत्रिका कोशिका का ये फिगर आप अपनी कॉपी पे बना लें, ये क्लियर रहेगा आपके लिए, बिल्कुल आसान कर देगा ये आपका मसला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मान के चलते हैं कि आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट अपने पास समाहित कर लेंगे। तो अब देखिएगा, अब हम बात करें, तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, इस पर चर्चा करूंगा। तंत्रिका तंत्र की बात करके, सॉरी, तंत्रिका कोशिका की बात कर रहा हूँ। तंत्रिका कोशिका दो पार्टों में बटी होती है, एक का नाम है केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका, ये समझ जाइएगा, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, और दूसरी है परिधीय तंत्रिका कोशिका। मैं चाहता हूँ इस बात को अब हटा ही दूँ आपके सामने से, क्योंकि ये हमें भी डिस्टर्ब करेगा और आपको भी। अब आप समझें जरा, तो दो पार्ट हो गए इसके, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका और परिधीय तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका के दो पहलू, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि केंद्रीय के अंतर्गत आता है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क तो हम लोगों ने पढ़ा, और इसके अंतर्गत आएगा मेरुरज्जु, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला ही टॉपिक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाएंगे सीधा परिधीय तंत्रिका कोशिका पर। परिधीय तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होगी, कुछ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। एक है संवेदी और दूसरी है चालक। संवेदी, चालक, ये पहले भी मैंने बोला है, आ गया फिर ये। संवेदी का मतलब सेंसरी नर्व और चालक का मतलब मोटर नर्व। जो संवेदनाओं को लेकर के आपके मस्तिष्क के पास जाएगी उसे हम संवेदी कहेंगे, और जो प्रति उत्तर लेकर के आपको पुनः उस जगह पहुंचाएगी हम उसे मोटर कहेंगे। ये प्रक्रिया हमेशा चलेगी, आपके शरीर में होता रहेगा, ये मान के चलें। तो संवेदी और चालक दो प्रकार की तंत्रिका है, एक ले जाएगी और एक ले आएगी। आप इसे सेंसरी कह सकते हैं, अर्थात ये क्या करता है, यानी शरीर से किधर जाएगी, मस्तिष्क की तरफ सूचना पहुंचाएगी, शरीर से मस्तिष्क की तरफ। और इसका काम क्या है, मस्तिष्क से शरीर की तरफ। क्लियर है ये बात? तो मस्तिष्क से शरीर की तरफ ये चालक नर्व काम करेंगी, और ये जो संवेदी हैं ये शरीर से मस्तिष्क की तरफ ये काम करेंगी। अब आप समझें, जो हमारा ये परिधीय तंत्र का मसला है, इसमें जो चालक वाला हिस्सा, यहाँ बस कुछ करना नहीं, बस इसमें बस इतना समझ जाएं कि जो सूचना ले जाएगी वो संवेदी है, जो ले आएगी वो चालक है। क्लियर है ना बात? ये इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैंने उसको भी लिख भी दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ समझना है, चालक ये दो प्रकार की होगी, इस बात को समझना है। चालक में एक होगी ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक तंत्रिका, अनैच्छिक तंत्रिका। अब आप समझें,
ये तो आपको पता है। जो इच्छा पर निर्भर है वो ऐच्छिक है, जो इच्छा पर निर्भर नहीं है वो अनैच्छिक है। ऐसे तमाम कार्य संपादित होते हैं हमारे शरीर में जो हमारी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। मैं चाहूँ तो हाथ उठाऊँ, मैं चाहूँ तो ना उठाऊँ, मैं चाहूँ तो चिल्लाऊँ, मैं चाहूँ तो ना चिल्लाऊँ, ये ऐच्छिक हैं। लेकिन दुख में आँखों से आंसू निकल आना, आप हिंदी में जब रस पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अनुभव मिलेगा, वहाँ आपसे कहा जाएगा सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव। कायिक का मतलब जो हम जानबूझ के करें, सात्विक का मतलब जिसमें हमारा कोई योगदान ना हो, वो स्वतः हो जाता हो। जैसे दुख में आंखों से आंसू निकल आए, खुशी में भी आंखों से आंसू निकल आए, गुस्से में आपका चेहरा लाल हो जाए। लाल करना चाहते थे क्या आप? नहीं ना। गुस्से में आपकी आंखें बड़ी हो जाएं, ये सब क्या है? अनैच्छिक हैं। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हो ही जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। तो इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसको भली भांति आप जान सकते हो। और एग्जाम में इतना हल्का प्रश्न आपके सामने रखने भी वाला नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप बड़े आराम से बता देंगे कौन इच्छा पर निर्भर है और कौन इच्छा पर निर्भर नहीं है। भाई पसीना आना, आँख से आंसू आना, ये हमारी इच्छा पर नहीं था, ये अनैच्छिक है। पलकों का झपकना अनैच्छिक है। आगे समझें, ये जो ऐच्छिक है ये हमारा कायिक तंत्र बनाएगा। ये महत्वपूर्ण, इस बात को ध्यान देना। ऐच्छिक तंत्रिकाएं कायिक तंत्र का निर्माण करती हैं और ये जो अनैच्छिक है ये स्वायत्त तंत्रिका का निर्माण करती है। ये क्लियर है। तो ऐच्छिक कायिक तंत्र का निर्माण करेगा और जो अनैच्छिक है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगा। ऐच्छिक का मसला यहीं समाप्त हो जाता है कि जो हमारी इच्छा पर निर्भर है वो हमारे कायिक तंत्र हैं। कायिक तंत्र, अभी हमने बोला आपसे अभी कि अनुभव दो प्रकार के होते हैं। अनुभव दो प्रकार के होंगे, एक कायिक होगा और एक सात्विक होगा। आप सोचिए जरा, कायिक और सात्विक का मसला क्या है? किसी की मृत्यु हो जाने पर आदमी जोर जोर से रोता है, वो कायिक है, जानबूझ के करता है। सात्विक का मतलब उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती है, वो नहीं चाहता इस कदर हो लेकिन फिर भी हो रहा है, वो सात्विक है। आप ये मान के चलें कि आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम का भाव आप जान ही रहे हैं, श्रृंगार रस है, और उस भाव में आपको वो अलग तरीके का फील हो, अर्थात जो कुछ भी आप समझ रहे हैं। मैं वियोग की बात कर लूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो चौपाई पढ़ा, हे खग हे मृग हे भ्रमर बिंदु, तो उन्होंने पक्षियों से कहा, उनसे कहा, इनसे कहा, पौधों से कहे, सबसे पूछ रहे थे। ये कायिक था। सात्विक ये था उनका दुख, सात्विक ये था उनकी आंखों से बहने वाला आंसू। समझ पाओगे ना आप? तो कायिक, इसीलिए देखो यहाँ कायिक तंत्र लिखा हुआ है। जो हमारी कायिक संरचनाओं, कायिक क्रियाओं का निर्माण करता है वो ऐच्छिक होता है, और जो हमारे सात्विक क्रियाओं का निर्माण करता है वो क्या होता है? अनैच्छिक होता है। ये टॉपिक आपको हिंदी के रस में विधिवत विस्तृत तरीके से मैं बताने का प्रयास करूँगा। बहरहाल अभी वो दूर है, लेकिन अभी यहाँ समझें। तो स्वायत्त तंत्रिका की बात हुई। स्वायत्त का मतलब ये सात्विक की बात मैं कह रहा हूँ, ये आप समझ पा चुके होंगे क्योंकि यहाँ का जो मसला है क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अपने करीब लाना चाहता था और यहाँ ले आया भी। अब यहाँ दो हिस्से में बनाऊँगा, एक बनाऊँगा अनुकंपी और एक लिखूँगा परानुकंपी। अनुकंपी और एक परानुकंपी। स्वायत्त तंत्रिका दो प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, ये मान के चलें, और वो नियंत्रण किस पर है? एक अनुकंपी एक परानुकंपी पर। और ये समझ जाइए कि जो अनुकंपी क्रियाएं हैं वह भी स्वायत्त तंत्रिका से होते हुई चालक के पास आएंगी, या चालक उसे लेकर के मस्तिष्क से इस तरीके से रिवर्स आपको जवाब दे रहा होगा, क्योंकि आप जिस तंत्रिका का विखंडन कर रहे हैं, जिसके भागों को पढ़ रहे हैं, वाकई में वो तंत्रिका मस्तिष्क से शरीर की तरफ सूचना ला रही है। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब आप जानें
कि अनुकंपी क्रिया क्या होती है और प्रानुकंपी क्रिया क्या होती है। अनुकंपी क्रिया का मतलब क्या होता है और प्रानुकंपी क्रिया का मतलब क्या होता है। सच बताऊं तो जिस ऐच्छिक क्रिया की अभी मैं बात कर रहा था, ऐच्छिक क्रियाएं उम्र के साथ साथ कम हो जाएंगी, यानी उम्र का भी इस पर नियंत्रण है। आप सोच सकते हैं बहुत से ऐसे काम उम्र के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, बहुत से ऐसे दायित्व उम्र के साथ साथ छूट जाते हैं, बहुत से ऐसे कार्य जो आप करना चाहते हैं लेकिन उम्र के साथ साथ नहीं कर पाते हैं। एक मैं आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण दूं, इस ऐच्छिक क्रियाओं पर उम्र का जो नियंत्रण है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप समझिए जरा। एक नायक ने एक नायिका से कहा, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए मैं हमेशा नायिका का नायक से संबंध बनाता हूँ। तो नायिका ने अगर नायक से कहा और उस समय उनकी अवस्था कुछ इस तरीके से हो, नायिका हो 18 साल की, नायक हो 21 साल का, तो इस समय तो आप मान के चलते हैं युवावस्था बिल्कुल चरम पे होगी, आगे होगी। तो नायिका ने नायक से कहा रात के 12 बजे कि मुझे गर्मा गर्म समोसे खाने हैं। नायक तो मान के चलो बादल का सीना फाड़ देगा, जमीन आसमान एक कर देगा, जहाँ जाना होगा, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएगा और वो गर्मा गर्म समोसा जरूर ला के देगा, क्योंकि वो उसकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं और वो उसे ज़बरदस्ती करेगा। लेकिन अब सोचना, मैं इनकी उम्र बढ़ा रहा हूँ, नायक की उम्र हो गई है अब 40 साल और नायिका की उम्र हो गई है अब, वहीं से अनुमान आप लगा लीजिए 30-28 साल, जो भी आप समझ जाएं, इतना हो गया है। और अब ये नायिका उस नायक से फिर वही आग्रह 12 बजे रात वाली करे समोसे की, तो आप समझ सकते हैं जवाब क्या आएगा। इसका मतलब ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण बन चुका है। अब वो जरूर ये कहेगा अरे पागल हो, सो जाओ, सुबह हम ला करके दे देंगे, है ना। तो ये चीज़ें वहाँ उम्र के साथ हो जाएंगी, कमी आ जाएगी ऐच्छिक क्रियाओं में। और मैं जिस अनैच्छिक क्रियाओं की बात कर रहा था उसके दो पार्ट हो गए हैं, अनुकंपी और प्रानुकंपी क्रियाएँ। अनुकंपी का मतलब समझ लीजिए आप, अनुकंपी क्रियाओं में क्या आता है और प्रानुकंपी का मतलब क्या होता है। अनुकंपी क्रियाओं का बस केवल इतना मसला है कि जब हम अचानक कोई काम, जैसे अभी मैंने वो बात बता ही दिया था आपसे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सात्विक जो स्वतः होता है, और उसी स्वतः में ये अनुकंपी है। अर्थात जब आप अचानक कहीं जा रहे हो रात में और आपको अचानक कोई दिख जाए या कुछ ऐसा लग जाए, आप डर जाएं, तो आप पूरी तरीके से पसीने से भीग जाएंगे, वो चाहे ठंडक का ही दिन क्यों ना हो। कोई आपसे रात में बैठ करके भूत वाली बात करे तो आप डरने लगते हैं, आपकी हालत खराब होने लगती है। आप घर में अकेले हैं, आपका दरवाज़ा कोई रात के 11 बजे खटखटा दे तो आपको समस्या हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ज़रूर हो जाएगी। हाँ, वो खटखटाने वाला आपके मन के मुताबिक होगा तो हो सकता ना हो, अन्यथा आप डर जाएंगे, संकोच में पड़ जाएंगे। तो वो जो डर है और डर की वजह से आपके शरीर में जो परिवर्तन हो जाएंगे, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, आप घबरा जाएंगे, आप ठंडक के दिन में आपके शरीर पर पसीने आ जाएंगे, आपके रोम खड़े हो जाएंगे। ये आप करना थोड़ा चाह रहे थे। ये जो काम हो रहा है ये इसे कहेंगे अनुकंपी, अर्थात आँखों का बड़ा होना, आँखों का बड़ा होना, मुख का लाल होना, मुख का लाल होना, ये जो क्रियाएं हो रही हैं अनैच्छिक हैं, आप नहीं चाहते हैं फिर भी हो रहा है, तो ये अनुकंपी क्रिया का उदाहरण है। अनुकंपी हैं ये, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये संचालित हो रहे हैं, ये मान के चलें। अब अगली बात देखिएगा, जो प्राणकंपी क्रियाएं हैं, प्राणकंपी क्रियाओं में क्या होता है, इन्हीं पर नियंत्रण होता है। यानी जैसे अनुकंपी क्रिया खत्म होगी तुरंत प्राणकंपी चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ है हमारे शरीर में ये संतुलन बनाने के लिए दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं।
कि बहुत समय के लिए आपकी आंखें बड़ी रह जाए, बहुत समय के लिए आपके मुख में लार बना रह जाए, तो मामला बिगड़ जाएगा। एक निश्चित समय के लिए आप रोएंगे, एक निश्चित समय के लिए आप हंसेंगे, इसके ठीक बाद वो प्राणकंपी क्रिया होने लगेगी। ये बात आप समझ गए होंगे। मैं इतना ही बताना चाहता था कि अनुकंपी क्रिया का मतलब होता है आँखों का जो बड़ा वाला हिस्सा यानी बड़ा हो रहा है किसी भी चीज़ को देख करके, कोई डरावनी चीज़ देख करके, कोई अच्छी चीज़ देख करके आपके मनोभाव में जो परिवर्तन आपके शरीर में अपने आप हो जाते हैं वो अनुकंपी हैं। आपका घबराना, आपका अचानक उस तरीके का बिहेव करना, आपके शरीर में वो तमाम प्रकार के अचानक परिवर्तन होने लगना, ये सब के सब क्या हैं? अनुकंपी हैं। और ठीक उसी का विपरीत क्या है? प्राणकंपी है। प्राणकंपी का मतलब उन पर नियंत्रण हो जाए, अर्थात आप सामान्य अवस्था में आ जाएं। क्लियर है बात? तो हमने आपको ये बता दिया कि जो हमारा चालक या चालक तंत्रिका है, एक संवेदी एक चालक, जो मोटर नर्व है, उसका काम क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना है। अनैच्छिक क्रियाएं जिसे हम स्वायत्त तंत्रिका कहते हैं, उन पर ये नियंत्रण किसका है? इसका है। ये आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो सारा कार्यभार है ये किसका है? इसी का है। जैसे कोई चीज़ इन्होंने देखा तो मस्तिष्क इन्हें सूचना बताएगा कि अरे आप डर गए, और फिर तुरंत ये रिवर्स प्राणकंपी वाला मसला होगा कि नहीं नहीं डरने की बात नहीं है, आप साहुलियत से बैठे, वो तो आपकी अपनी है। तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ अब ये मान के चलता हूँ कि ये टॉपिक पूरी तरीके से मैं समाप्त कर चुका हूँ। आपका तंत्रिका तंत्र, और आप दोनों वीडियोज़ को पूरी तरीके से पूरे मनोवेग से अच्छे ढंग से अपने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।